बिंदिया एक कुम्हारन थी और वो बड़ी ही मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी। उसका पति एक दिहाड़ी मजदूर था, जिसके कारण बिंदिया मिट्टी के बर्तन बेचकर घर का खर्चा चलाने में उसकी मदद किया करती। एक रोज वो मिट्टी के बर्तन ठेले पर रख रही होती है, तभी उसकी बूढ़ी सास आती है। अरे बहू, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आते हुए ना सर की दर्द की दवाई लेती आना। माँ जी, मैं पहले दवाई ले आती हूँ, फिर बर्तन बेचने जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। अरे मेरी दवाई के चक्कर में तू अपना काम मत छोड़, वैसे ही घर में पैसों की तंगी है, ऐसे में एक एक पैसा बहुत जरूरी है बेटा। हाँ माँ जी, लेकिन आपकी तबीयत भी तो जरूरी है ना। अरे बहू, मैं ठीक हूँ, तू आते हुए दवाई ले आना, कुछ देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊंगी। तभी बिंदिया अपने बर्तन का ठेला लेकर बर्तन बेचने निकल जाती है और गांव में गली गली घूमकर बर्तन बेचती है। तभी उसे रोकते हुए एक औरत कहती है, ये बड़ा वाला मिट्टी का मटका कैसे दिया है बहन? बस 100 रुपए का है बहन जी, और उसमें नीचे टोंटी भी लगी हुई है, बहुत मजबूत है, चाहे तो पानी डालकर देख लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन मटका महंगा बहुत है। वैसे भी मिट्टी के बर्तन ज्यादा दिन तक चलते कहाँ हैं? अरे थोड़ी तो भाव कम करो। बहन जी, मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो दाम है वही बता रही हूँ। देखो, ज्यादा से ज्यादा इस मटके के मैं 70 रुपए दे सकती हूँ, मंजूर है तो बोलो, वरना मैं चलती हूँ। 70 रुपए तो बहुत कम है बहन जी, कम से कम 80 तो दीजिए। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 70 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा ना दूंगी, वरना रखो अपना मटका अपने पास, मैं तो चली। वैसे भी ज्यादा ही पैसे खर्च करने हैं तो दुकान से जाकर मटका ना खरीद लो। नहीं नहीं बहन जी, ठीक है, आप ले जाइए ये मटका, ना से बेहतर से कुछ तो कमाई हो। बिंदिया कम दाम में ही वो मटका उस औरत को दे देती है और आवाज लगाते हुए फिर से बर्तन बेचने लगती है। इस तरह वो रोज घूम घूम कर मिट्टी के बर्तन बेचा करती। लेकिन अब गांव के सभी लोग मिट्टी से ज्यादा स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे थे, जिसके कारण उसके बनाए मिट्टी के बर्तन बहुत ही कम लोग खरीदते थे। जो भी खरीदता वो बर्तन के सही दाम नहीं दिया करता, जिससे बिंदिया की ज्यादा कमाई नहीं हो पाती। एक रोज जब वो घर पहुंचती है तो उसकी सास की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बिंदिया, माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है, मैं माँ को अस्पताल लेकर जाता हूँ। आपके पास पैसे तो है ना जी? थोड़े पैसे तो हैं, बाकी मैं कहीं से इंतजाम कर लूँगा, क्योंकि अभी माँ को नहीं दिखाया तो आगे जाकर दिक्कत हो जाएगी। मैं चलता हूँ, तुम चिंता मत करो। बिरजू बीमार रमा को लेकर गांव के अस्पताल में जाता है, जहां डॉक्टर रमा को भर्ती करने की बात कहते हैं। समय बीतता है, अब रमा की अस्पताल की फीस और दवाइयों के खर्चे के कारण बिंदिया और बिरजू परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका गुजारा कैसे होगा। एक रोज बिरजू परेशान बैठा था, तभी बिंदिया उसके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है, जिसे पीकर वो एक गहरी सांस लेता है। इतनी परेशानियों के बीच जब भी तुम्हारे हाथ की बनी ये कड़क चाय पीता हूँ तो सुकून मिलता है। सच में तुम्हारे हाथों की बनी चाय में एक अलग ही बात है। आपको ऐसे चिंता करते देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करूँ, तुम और मैं मिलकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी पैसों की दिक्कत रहती है। पता नहीं भगवान ने हम गरीबों की किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे हैं। आप हिम्मत रखिए जी, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन बिरजू सुबह अपनी माँ को देखने अस्पताल जाता है, तो वहीं बिंदिया घर का सारा काम करके बर्तन बेचने निकल जाती है। कड़ी धूप में वो बर्तनों का ठेला लेकर चल रही थी कि तभी सामने से एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी से उसका ठेला पलट जाता है और सारे मिट्टी के बर्तन टूटकर सड़क पर बिखर जाते हैं और बिंदिया को भी चोट आती है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहां भागते हुए बिरजू आता है। बिंदिया के सर पर पट्टी बंधी देखकर वो घबरा जाता है। बिंदिया, ये सब कैसे हो गया? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? सब बर्बाद हो गया जी, सारे मिट्टी के बर्तन और ठेला सब टूट गए, अब क्या होगा? बिंदिया, शांत हो जाओ, अब होनी को कौन टाल सकता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, हिम्मत रखो। इस हादसे के बाद से बिंदिया बहुत निराश हो जाती है और साथ ही उनके घर चलाने के लिए गांव की सेठ से कर्जा भी उन्हें लेना पड़ता है, क्योंकि रमा की तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं था। एक रोज बिंदिया दोबारा से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रही थी। तभी एक आदमी उनके घर आता है
तुम मिट्टी के बर्तन बनाती हो? जी मैं ही बनाती हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, दरअसल मेरी चाय की दुकान है, इसीलिए मुझे मिट्टी के कुल्हड़ बनाने थे। तुम मुझे 500 कुल्हड़ कब तक बना कर दे दोगी? 500 कुल्हड़? हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। अगर तुम कल तक बना दोगी तो मैं तुम्हें उसके अच्छे दाम दूंगा। उस आदमी की बात को सुनकर बिंदिया कुल्हड़ बनाने के लिए हाँ कर देती है और मिट्टी तैयार करने में जुट जाती है। फिर कुल्हड़ बनाने लगती है। अगले दिन तक वो 500 कुल्हड़ बनाकर तैयार कर देती है और शाम को वो आदमी उसे पैसे देकर कुल्हड़ ले जाता है। भगवान की दया से अगर ऐसे ही काम आता रहा तो हम अपना कर्जा जल्दी उतार पाएंगे। बिंदिया, ये आदमी कुल्हड़ में चाय बनाकर बेचता है, तो तुम भी तो चाय बनाकर बेच सकती हो, क्योंकि हमें तो कहीं से कुल्हड़ खरीदने की जरूरत नहीं है। और मैंने सुना है लोग कुल्हड़ वाली चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। कह तो आप सही रहे हैं। वैसे भी मिट्टी के बर्तन बनाकर तो कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम यह काम शुरू करें। वैसे भी कुछ समय में सर्दियों का मौसम भी शुरू हो जाएगा, तो हमें फायदा होगा। बिरजू के बोलने पर बिंदिया भी इस बात से सहमत हो जाती है और उन कुल्हड़ को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे चाय बनाने के लिए दूध, चाय पत्ती, चीनी और बाकी का सामान खरीदती है। अगले दिन से वो अपने घर के बाहर चाय बेचना शुरू कर देती है। चाय चाय, कुल्हड़ वाली कड़क चाय पियो। दिन की शुरुआत कुल्हड़ वाली चाय के साथ। तभी जाते जाते कुछ लोग उसकी दुकान को देखकर चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। बिंदिया उन सभी को कुल्हड़ में चाय देती है, जिसे पीकर सब उसकी चाय की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह बहन, क्या चाय बनाई है, दिमाग खुल गया चाय पीकर। धन्यवाद बहन जी। इस तरह बिंदिया रोज मेहनत से चाय बनाकर लोगों को पिलाया करती और धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। साथ ही लोग अपने घर में चाय न पीकर उसकी दुकान में कुल्हड़ वाली चाय पीने आया करते, जिससे अब बिंदिया की अच्छी कमाई होने लगती है। एक दिन घर में पैसों का हिसाब करते हुए वो खुश होकर कहती है, सुनिए जी, इस महीने 7,000 रुपए बने हैं। काम अच्छा चलता रहा तो अगले महीने तक सेठ का कर्जा चुकता कर देंगे। सही कह रही है बहू। जब से तूने कुल्हड़ चाय बेचने का काम शुरू किया है, तब से घर में राशन की कभी कमी नहीं हुई। भगवान की दया से ऐसे ही सब ठीक चलता रहे। माँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और फिर सभी एक समान भी तो नहीं होते ना। ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बिंदिया के कुल्हड़ चाय बेचने के कारण धीरे धीरे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। एक रोज जब वो दुकान पर चाय बना रही थी, तभी वो आदमी आता है जो बिंदिया को कुल्हड़ का ऑर्डर देकर गया था। जरा एक अदरक वाली कड़क चाय तो पिलाना। जी जी, बस तैयार हो रही है, मैं अभी देती हूँ। बिंदिया कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय डालकर उस आदमी को देती है। चाय की चुस्की लेकर वो आदमी कहता है, तुम तो बहुत जबरदस्त चाय बनाती हो, दिमाग खुल गया चाय पीकर। अरे, आप तो वही है ना जो मुझसे कुल्हड़ बनाने आए थे। और इस आदमी को मना करूँ तो कैसे करूँ? अरे भाग्यवान, तुम आते काम को मना क्यों कर रही हो? याद करो, जब पैसों की किल्लत थी तो इसी आदमी को कुल्हड़ बेचकर हमारे हाथ में कुछ पैसे आए थे। ऐसे में हम इसे मना कर देंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन दोनों काम मैं एक साथ भला कैसे कर पाऊंगी? तुम उसे हाँ कह दो, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। बिंदिया उस आदमी को कुल्हड़ बनाने के लिए हाँ कर देती है और वो एडवांस में कुछ पैसे देकर चला जाता है। अब शाम को दोनों पति पत्नी मिलकर मिट्टी के कुल्हड़ बनाते हैं और अगले दिन बिरजू अपने काम पर निकल जाता है, तो बिंदिया चाय की दुकान पर मेहनत करती है और इस तरह 3 दिन दोनों मेहनत करके 1000 मिट्टी के कुल्हड़ बनाकर उस आदमी को बेचते हैं, जिससे उनके पास पैसे आते हैं। और इसी तरह बिंदिया और उसका पति मेहनत करके चाय की दुकान भी चलाते और साथ ही कुल्हड़ बनाने का काम भी जारी रखते और इस तरह वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और तरक्की करते हैं।